डियर स्टूडेंट्स, आज जो अपना सेकंड पार्ट है सॉलिड स्टेट का, ठोस अवस्था का, इसका क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में एक अंतर बच गया था। बहुत इंपॉर्टेंट अंतर था। हालांकि ये शूट तो पिछले पार्ट में हो गया था, बट लेंदी बनने के कारण इसको इस पार्ट में से वापस इसको रिटर्न किया जा रहा है। रिटर्न क्या, एक्चुअल में आपके पास तो पहली बार ही आएगा। जो इम्पोर्टेंट अंतर था आपका था वो एक देशिकता का प्रभाव था। देशिकता का प्रभाव का मतलब ये हुआ कि हम उस क्रिस्टल में अलग अलग दिशाओं में जाने पर हमको किस किस प्रकार के गुण मिलते हैं, भौतिक गुण मिलते हैं। अलग अलग दिशाओं में जाने का मतलब मैं ये मान सकता हूं किसी भी ठोस का, ये एक छोटा सा हमने पार्ट लिया है, छोटा सा, क्योंकि इसमें गिने चुने से गोले परमाणु स्थित हैं। गिने चुने से आपको पता होगा ध्रुव संख्या 1 मोल के बराबर होता है, तो परमाणु के केस में हम कितने गोले बना सकते हैं वो तो आपको पता है। हम समझने के लिए कुछ चुनिंदा लाइन यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। जैसे कि आपको मैं बोल रहा हूं देशिकता का प्रभाव बताना चाहता हूं, और देशिकता का प्रभाव यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है। अब देखो उसका क्या मतलब होता है। जैसे कि क्रिस्टलीय ठोसों में अपन ने पहला अंतर पढ़ा था कि क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी ज्यामिति निश्चित होती है। ज्यामिति निश्चित का मतलब जैसे कि ये एक गोला है, ये जैसे खाली गोला फिर भरा खाली भरा, मतलब एक धनायन एक ऋणायन एक धनायन एक ऋणायन, ऐसा यहाँ पे एक निश्चित अरेंजमेंट होता है, एक निश्चित ऑर्डर होता है ना। ये इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। ये वैसे 3 डायमेंशनल होते हैं, अपन तो इसको समझाने के लिए 2 डायमेंशनल ही बना रहे हैं। जैसे इधर से इधर गए 1 by 1, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक खाली एक भरा, एक खाली एक भरा। आप अप टू डाउन भी जाओगे तो भी आपको वही सीक्वेंस नजर आएगा जैसा कि उधर होता है। और आप ऊपर की साइड, अब जैसे ऊपर कैसे जाए, क्योंकि इस सीट के ऊपर सीट आगे बताएंगे, बट आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो गोलों की व्यवस्था है वो एक निश्चित क्रम में है। ऐसा हमने पहले अंतर में पढ़ा। और जहां इधर व्यवस्था है वो आपको समझ में आ रही होगी कि देखो खाली भरा खाली फिर 2 भरे आगे 2 खाली आगे, ऐसे, मतलब यहाँ पे निश्चित ऑर्डर नहीं है। अब इसका देशिकताओं पे क्या प्रभाव पड़ेगा और इस बात को कैसे याद रखेंगे, हमेशा के लिए रटना नहीं है कि समदेशिकता कौन है और विषम देशिकता कौन है। देशिकता का मतलब है दिशाओं का प्रभाव। दिशाओं का प्रभाव का मतलब कि इस क्रिस्टल जाल में अपन अलग अलग दिशाओं में जाने पर भौतिक गुणों के गुणधर्म कैसे प्राप्त होते हैं। अब जैसे दिशाओं की मैं बात करूं, अगर कोई बंदा यहां खड़ा होके यहां से यहां तक जाता है, ठीक है, तो उसने क्या पाया कि इस साइड एक खाली गोला एक भरा एक खाली एक भरा, ऐसा सीक्वेंस पाया। नीचे की तरफ से उसने वही सीक्वेंस पाया, तो उसने देखा कि यहाँ पे कुछ ऑर्डर है, बोले कुछ यहाँ क्रम है, निश्चित ऑर्डर है, अल्टरनेट चीजें हैं, यहाँ पे एक के बाद एक का नंबर आ रहा है। अब अगर कोई बंदा मुझे ये बताओ यहां से निकल जाए, वो क्या बताएगा, ध्यान दो। अगर कोई यहां से यहां की अपनी किरण खींच दी, उसमें पाया कि इधर वाले तीनों गोले भरे आ गए, भरा भरा भरा, इधर वाले तीनों खाली आ गए। अब ये बताओ, ये जो लाइन आपको भौतिक गुण बता रही है और ये जो लाइन भौतिक गुण बता रही है वो शायद अलग अलग बता रही है। क्या बता रही है? अलग अलग भौतिक गुणधर्म बता रही है। और आप इसमें जो अक्रिस्टलीय ठोस का हमने ये छोटा सा जाल बनाया है, अगर आप इसके अंदर नोटिस करना चाहो इसी बात को, तो कैसे फील करोगे। जैसे सपोज दैट अभी मैं कहूं एक लाइन में इधर से इधर चला गया और एक बार में क्या करा, इधर से इधर चला गया। अब मैंने दोनों तरफ पाया कि देखो भाई यहाँ पर भी कभी इधर खाली था कभी इधर भरा था, वही बातें इधर हो रही थी। और आप यहाँ जाओ वही बातें इधर हो जाएंगी, इधर भी खाली है इधर भरा है, इधर खाली इधर भी खाली, इधर भरा इधर भी भरा, मतलब कि वहां मजा नहीं आया। दोनों तरफ से दिशाओं का ज्ञान क्या रहा, एक जैसा ही रहा। दोनों तरफ से दिशाओं के ज्ञान यानी कि इनकी इंटरनल जो प्रॉपर्टी थी अणु परमाणु आयनों की, वो क्या रही, एक जैसी। जबकि इसमें क्या हुआ, अलग अलग। इसमें आपने इस दिशा से आई तो कुछ अरेंजमेंट अलग था, आप यहां से यहां गए तो कुछ अरेंजमेंट अलग था। अब मुझे बताओ क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में जो देशिकता का प्रभाव है उसको हम कैसे फील करेंगे। उसको हम फील करेंगे कि क्रिस्टलीय ठोसों में अलग अलग दिशाओं पर में जाने पर अलग अलग भौतिक गुणधर्म प्राप्त हुए। अलग अलग दिशाओं में लिखोगे आप ये बात, यहां लिखोगे, इसके नीचे डायग्राम के नीचे क्या लिखोगे, क्रिस्टलीय ठोसों में अलग अलग दिशाओं में जाने पर अलग अलग भौतिक गुणधर्म प्राप्त हुए। इसलिए क्रिस्टलीय ठोसों को देशिकता के प्रभाव में या क्रिस्टलीय ठोस को
विषम देशिकता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विषम देशिकता, विषम देशिकता या विषम देशिक। और इसको क्या बोलेंगे? अलग अलग दिशाओं में जाने पर। किसमें? एक्रिस्टलेटोस में। यहां लिखोगे अलग अलग दिशाओं में जाने पर समान भौतिक गुणधर्म प्राप्त हुए, यानी कि ये होगा समदेशिक। क्या बोल सकते हैं इसको? समदेशिक या समदेशिकता। नाउ दिस इज वेरी रियली इंपॉर्टेंट अंतर। ये इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है। वैसे अंतर सारे इंपॉर्टेंट है। एक्रिस्टली और क्रिस्टली ठोसों के ये जो 5 मुख्य अंतर पड़े हैं, ये बिल्कुल आपके लिए 5 क्वेश्चन बनकर आते हैं। अब हम क्रिस्टली और एक्रिस्टली ठोसों का अंतर पढ़ने के साथ साथ हमने क्रिस्टली ठोसों के बारे में पढ़ना भी छोड़ दिया है। अब हमारा जो अगला पॉइंट होगा वो क्रिस्टलीय ठोसों से ही स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? क्रिस्टलीय ठोसों से। यानी हम आगे क्या पढ़ेंगे? ओनली फॉर क्रिस्टलीय ठोस। इसलिए हम अब थोड़ा विस्तृत जानकारी किसके बारे में जुटाना चाहते हैं? क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में जुटाना चाहते हैं। जैसे अब अपन क्या करेंगे? ये था अपना क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। अब करना चाहते हैं अपन क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, आप इसको ऐसे कैसे लिख सकते हो। ठीक है, अब अपन पढ़ना चाहते हैं क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण या क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में पढ़ा। ठोस क्या होते हैं, उसके मुख्य गुणधर्म पढ़े। ठीक है, फिर हमने ठोसों के 2 प्रकार पढ़े, ठोसों में अंतर देखा, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, उनके अंतरों की व्याख्या की, अंतरों के बारे में देखा। अब ओनली फॉर मैंने कहा अक्रिस्टलीय ठोस को आप भूल जाओ। अब किसके बारे में पढ़ना है? अब पढ़ना है क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? क्रिस्टलीय ठोस, या आप ये कह सकते हो क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण या प्रकार। और ये वर्गीकरण और ये जो प्रकार हैं वो करेंगे हम किसके आधार पर? वो करेंगे हम आकर्षण बलों के आधार पर। देखो हर किसी वर्गीकरण का अलग तरीका होता है। तो यहाँ पे जो अपना तरीका था वो है आकर्षण बलों के आधार पर हमने क्रिस्टलीय ठोसों को मुख्यतः 4 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटने का दृढ़ निश्चय लिया है? 4 भागों में। जैसे मैं फर्स्ट पे बात करूं तो कहूंगा आणविक ठोस। दूसरा होगा अपना आयनिक ठोस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पढ़ेंगे। उसके बाद सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक कोवैलेंट ठोस, इसका दूसरा नाम है नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क ठोस, क्योंकि ये जाल सा जाल बना लेते हैं। और लास्ट में 4 नंबर पे आता है धात्विक ठोस। कौन आएगा? धात्विक ठोस। ठीक है, ये आपके 3 नंबर पे मान लेते हैं, ये 2 नंबर पे मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्रिस्टलीय ठोसों को, किसको? क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण किया है आकर्षण बलों के आधार पर 4 प्रकार से बांटा। अभी देखो जैसे अपन इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके एग्जाम्पल देखेंगे, आप खुद ब खुद आइडेंटिटी कर लोगे, खुद ब खुद समझ जाओगे कि हाँ सर वास्तव में ये 4 प्रकार से होने चाहिए थे और हम इनको अलग अलग तरीके से जानते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? इनको इस आधार पर अलग अलग तरीके से जानते हैं। तो चलिए आइए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं आणविक ठोस के बारे में। अब देखो इनके कुछ मुख्य भौतिक गुणों के आधार पर ही हम इनकी चर्चा करेंगे। जैसे मैं बात करूं अवयवी कण की, अवयवी कण, ये इनके कुछ मुख्य गुणधर्म है, जैसे कि चालकता, अवयवी गुणधर्म, उदाहरण, है ना, इनकी ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर जो इनके अवयवी कण का मतलब क्या हुआ कि इस ठोस का वह छोटा सा छोटा पार्ट जो इस आणविक ठोस को बनाने में मदद करा है। अब आणविक ठोस को कौन बनाएगा? अणु बनाएगा। ठीक है, आयनिक ठोस को कौन बनाएगा? आयन बनाएगा। धात्विक ठोस को कौन बनाएगा? धातु बनाएगा। सहसंयोजक ठोस को कौन बनाएगा? परमाणु बनाएगा। तो यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पार्टिकल यानी कि अवयवी कण, तो ये कहेंगे कि इसके लिए अवयवी कण होगा अणु, यानी कि आणविक ठोस का निर्माण कौन करता है? अणु। अणु मिलकर ही आणविक ठोस का निर्माण करते हैं। अब ये बात हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे आपकी आइस है, अणु है, H2 अणु है, H2 अणु खूब सारा आपका क्या बना देता है? आणविक यौगिक बना देता है। ऐसे ठोस HCl है, ठोस I2 है। लेकिन अब इनके जो बॉन्ड है उसकी
अलग अलग नेचर के कारण हम आणविक ठोसों को कितने भागों में पढ़ेंगे? 3 भागों में पढ़ेंगे। आणविक ठोस को हम क्या करने वाले हैं? आणविक ठोस को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। इसका अवयवी कण कौन है? अणु, क्योंकि अवयवी कण का मतलब है ये किससे मिलकर बना है? ये अणु से मिलकर बना है। ठीक है, चलो अब अपन इसके सबसे पहले कुछ यहाँ पे मैंने कहा कि इनको 3 प्रकार से पढ़ लेते हैं और साथ में उनके एग्जाम्पल और उनके चालकता, इनके मेल्टिंग पॉइंट वगैरह सबकी साथ साथ बात कर लेंगे। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं किसकी? अध्रुवीय की। किसकी बात करूं? अध्रुवीय। अध्रुवीय आणविक ठोस, इसको पूरा बोलोगे आप, क्या बोलोगे? अध्रुवीय आणविक ठोस, पूरा नाम लगा दोगे। अध्रुवीय में मैं एग्जांपल ले सकता हूं जो कोई पोलर नहीं देता, जैसे कि आपका ठोस I2, ठोस O2, ठोस N2, ठोस N2O4, ठोस CO2 जिसको शुष्क द्रव भी बोलते हो, ये सब एटसेट्रा, जिसके अंदर देखो आपको पता है I और I क्या है, यहाँ पे कोई पोलरिटी होगी क्या? नहीं होगी। जैसे HCl में पोलरिटी होती है, ध्रुवीय गुण होता है, वैसे यहाँ पे होगा क्या? नहीं होगा। यानी कि ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिए हैं वो ठोस लिए हैं, ध्यान रखना ठोस बोलोगे, गैस व्यवस्था में भी होते हैं ये, लेकिन आपको क्या बोलना पड़ेगा? ठोस। तो ठोस I2 एक ऐसा एग्जाम्पल है जो एक अध्रुवीय आणविक ठोस है। क्या बोलेंगे इसको? अध्रुवीय आणविक ठोस बोलेंगे। ठीक है, अब अगर इनके कंडक्टेंस यानी कि चालकता की बात करते हैं तो ये चालकता प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, चालकता प्रदर्शित नहीं करेंगे। गलनांक क्वथनांक बहुत ही इनके कम होते हैं, जैसे आपको पता है अन्य की तुलना में। फिर हम कुछ और एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे कि आपका हो जाए ध्रुवीय वाला। अब ये ध्रुवीय भी तो है, ध्रुवीय आणविक ठोस, इसको पूरा बोलोगे आप, क्या बोलेंगे? ध्रुवीय आणविक ठोस। अब ध्रुवीय आणविक ठोस में देखो क्या होता है कि ठोस तो है, अणु है, लेकिन पोलरिटी शो करता है, जैसे कि ठोस HCl, ठोस SO2, ऐसे ठोस वर्ड बोलेंगे एटसेट्रा। अब आपको पता है HCl में क्या है? पोलरिटी का गुण है, पोलर है, इसलिए इसको ध्रुवीय ठोस बोला गया है। क्या बोला गया? ध्रुवीय ठोस। लेकिन ये जब तक ठोस है तब तक चालकता प्रदर्शित नहीं करेगा। हाँ, लेकिन इसके जलीय विलयन में ये आयन देने के कारण ये चालकता प्रदर्शित करते हैं। जलीय विलयन में ये चालकता प्रदर्शित कर सकता है, लेकिन ऐसी ठोस कंडीशन में ये चालकता प्रदर्शित नहीं करेगा। अब आता है तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट प्रकार का। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रकार का, ये आप साथ साथ ऐसे उतार लो, बाकी जो पहले पार्ट से देख रहा है उसको पता है नोट्स कैसे बनाने हैं और कहाँ से उतारने हैं। ठीक है, साथ साथ आपको ये नोट्स उतारने हैं। तो चलो अब अपन तीसरे और इम्पोर्टेंट पार्ट की बात करते हैं कि इसके केस में क्या होता होगा। देखो इंपॉर्टेंट है तीसरा, ये आणविक ठोस का ही भाग है। तीसरा आणविक ठोस का ही भाग है, हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस, पूरा ही लिख देता हूं। हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस के मुख्यतः 2 एग्जाम्पल हैं, ठोस अमोनिया और आपकी बर्फ H2, ठोस H2, जिसको अपन क्या बोलेंगे? आइस। यानी कि ठोस अमोनिया और H2 बर्फ, आइस आपकी हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस है। क्या है? हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस है। इसके बारे में ज्यादा बताने की आपको जरूरत नहीं है। आपने H2O को 11th क्लास के हाइड्रोजन वाले चैप्टर में ही आपने इसकी ओपन केज स्ट्रक्चर, खुले पिंजरेनुमा संरचना के बारे में अध्ययन किया है, और वहां आपने पाया था कि यहाँ पे इसको कितने 2 तो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और 2 आपके सहसंयोजक बॉन्ड होते हैं, यानी कुल मिला के ये 4 बंध बनाता है। क्या करता है? ये 4 बंध बनाता है। sp3 जो इसके संकरण अवस्था थी, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड देगा अमोनिया, ठोस अमोनिया। तो हमने आणविक ठोस को कितने भागों में पढ़ा? आणविक ठोस को अपन ने पहली बात तो ये कि इनका अवयवी कण कौन है? अणु है। इनके मध्य लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को जो अध्रुवीय टाइप के थे उनमें तो लंदन या जो आपके जो वांडरवाल बल हैं वो काम करते हैं, और इनके अंदर आणविक अंतरा आणविक आकर्षण बल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मुख्यतः अंतरा आणविक आकर्षण बल कह सकते हैं। फिर हमने इन्हीं को ठोसों को, आणविक ठोसों को, ठोस तो क्रिस्टलीय ठोस तो कितने हैं? 4 प्रकार के, लेकिन उसमें से जो आणविक ठोस था उसको भी हमने 3 प्रकार से पढ़ लिया। आणविक ठोस में 3 प्रकार से पढ़ा, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस
और हाइड्रोजन बंधयुक्त आणविक ठोस। इन सभी आणविक ठोसों की मैं कह रहा हूं आपको चालकता नहीं होती है, सिवाय जो ध्रुवीय ठोस है वो भी जलीय विलयन में यानी कि मोल्टन स्टेट में, यानी कि जब पिघल जाएंगे तब वो चालकता प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, मुलायम होते हैं, प्रकृति में देखा जाए तो सॉफ्ट होते हैं, ये इतने हार्ड नहीं होते, है ना। हाँ, अब अपन बात करेंगे किनकी, अब बात करेंगे अपन आयनिक ठोस की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आयनिक ठोस के बारे में चर्चा करने के लिए अवयवी कण तो क्या होगा भाई, ये आयनिक ठोस किससे मिलकर बना होगा, आप भी जानते हो किससे मिलकर बना होगा आयनिक ठोस। आयनिक ठोस आयनों से मिलकर बना होगा। किससे मिलकर बना होगा, आयनों से। तो अवयवी कण कौन होंगे, आयन होंगे, यानी कि आयनिक ठोस किससे मिलकर बना होगा, आयनों से। अगर इनके आकर्षण बलों की बात करूं, आकर्षण बल की बात करूं, तो यहाँ पे स्थिर वैद्युत आकर्षण बल काम करता है। कौन करता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल काम करता है, या कूलामी बल, क्या कह सकते हैं, कूलामी बल। ये आयनों में लगने वाले वो आकर्षण बल हैं जिसके कारण एक पॉजिटिव के चारों ओर मतलब नेगेटिव और नेगेटिव के चारों ओर पॉजिटिव आयन एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट होते हैं। ये बड़ा पहलू है ना। ऐसे नहीं होते जैसे अपने को पता चला कि NaCl के अंदर जैसे कि Na+ और Cl- बॉन्ड नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये ऐसे नहीं होंगे। मतलब सीक्वेंस इनका वही बना रहेगा। एक जैसे आपने याद करो 11th क्लास के चैप्टर में आपने पढ़ा था कि एक Na+ के चारों ओर 6 Cl- और एक Cl- के चारों ओर 6 Na+। इस प्रकार से ये क्रिस्टल ये एक घनीय शेप में व्यवस्थित होते हैं, सिंपल घनी क्रिस्टल शेप में। आगे अपन इसी प्रकार के अध्ययन के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज तो अपन सिंपल इनके बारे में अंतरों की बात कर रहे थे। ठीक है, अच्छा, तो अब हम कह रहे हैं चलो ये हो गया इसका लगने वाले बल, जिसको अपन ने कहा स्थिर वैद्युत आकर्षण बल और कूलामी बल भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की आप बात करोगे, एग्जाम्पल बहुत है। NaCl है, KCl है, ZnS है, ZnSO4 या ZnCO3 है, खूब सारे एटसेट्रा जितने भी आपके जो सोल्ट है, लवण है, आयनिक यौगिकी होते हैं। क्या होते हैं वो, आयनिक यौगिकी ही होते हैं। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन और कुछ इनकी भौतिक गुणों की बात करना चाहें तो ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं। सीधी सी बात है भाई, क्रिस्टल ठोस है तो ठोस तो कठोर ही होते हैं, लेकिन कठोरता के साथ ये क्या होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। अब ये भंगुर प्रकृति क्या है, भंगुर प्रकृति के होते हैं। भंगुर प्रकृति का मतलब ये हुआ कि जब इनके ऊपर चोट पहुंचाई जाती है या इनके प्रहार किया जाता है तो ये क्या करते हैं, बिखर जाते हैं। जैसे आप नमक के टुकड़े के ऊपर प्रहार करोगे तो नमक का टुकड़े के चूरे चूरे हो जाएंगे, मतलब पूरा का पूरा टूट जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में। मतलब इनकी चोट सहन करने की क्षमता नहीं है, जो क्षमता धात्विक ठोस की होती है, मेटेलिक सॉलिड्स की होती है। ठीक है, तो इसको आप भंगुर प्रकृति कहते हो, आपको पता है। उसके बाद ये चालकता की बात करते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, चालकता। तो चालकता ये ठोस अवस्था में तो नहीं देता, ठोस अवस्था में चालकता प्रदर्शित नहीं करते हैं लवण, ठोस अवस्था में चालकता प्रदर्शित नहीं करते हैं। लेकिन मोल्टन स्टेट का मतलब पिघली हुई अवस्था, जब इनको पिघाल दिया जाए या इनका जलीय विलयन बना दिया जाए, दोनों ही कंडीशन में चालकता प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके आयनिक ठोस चालकता प्रदर्शित नहीं कर सकते, बताना पड़ेगा आपको पूरा, या आपको क्वेश्चन किस एंगल से पूछता है उसके ऊपर फोकस करना होगा। ठीक है, तो क्या बोलोगे कि ये ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक चालकता प्रदर्शित नहीं करते हैं। राइट नाउ इसको लिखो, एंड ये इतनी बात नोट्स में भी नहीं होगी। ठीक है, उसके अलावा आप क्या लिखोगे कि ये मोल्टन अवस्था यानी कि पिघली हुई अवस्था में चालकता प्रदर्शित करेंगे। उसके अलावा ये अपने जलीय विलयन में भी चालकता प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, इनका गलनांक बहुत उच्च होता है, यानी कि इनसे तो ज्यादा ही होता है। क्या होता है, ज्यादा होता है। किससे, आणविक ठोसों से इनका गलनांक क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, इसकी अपन बात करें तो ये हमने देखो, ये तो सिंपल एक आइडेंटिफिकेशन की है कि क्रिस्टल ठोसों के जो वर्गीकरण में हमने 4 नाम लिखे हैं ना यहाँ पे, वो क्यों लिखे हैं, उनमें क्या अंतर है,
देखो जब एग्जाम्पल सामने आता है तब अंतर ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है कि ये जो मैंने एग्जाम्पल आणविक ठोस में दिए हैं और ये जो एग्जाम्पल जो मैंने आयनिक ठोस में दिए हैं उनकी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक आपके सामने आ रही है और ऑटोमेटिक ही आप इस चीज को धीरे धीरे समझते जा रही हो कि हाँ सर वास्तव में आप सही कह रहे थे कि इनकी प्रकृति कुछ इस प्रकार से ही होती है। आ रही है बात समझ में? तो हम शुरू में छोटी छोटी वीडियो बना पा रहे हैं, या आपकी जो मतलब किसी को ज़्यादा टाइम फ़ोन नहीं मिल रहा, किसी के पास नेट नहीं मिलता है, तो लॉन्ग ना बनाने के चक्कर में काफ़ी सोचा कि ये एग्रीगेट 25 मिनट के आसपास हो तो ठीक है। अगर सबको फैसिलिटी इसी के अंदर है तो 25 मिनट का भी काफ़ी होता है। इसलिए ये आपका क्या हो गया, हमने आज पढ़ लिया आणविक ठोस और आयनिक ठोस का बारे में, यानी कि तरह से अंतर भी हो गया इनमें। बाकी अपने क्रिस्टलीय ठोस के 2 भाग और बच रहे हैं, शायद इन दोनों भागों का मैं वर्गीकरण कर दिया तो वीडियो फिर से 35 मिनट का हो जाएगा, 25 मिनट का नहीं रहेगा। पिछला भी मैंने 35 मिनट का बनाकर ही उसको 25 में कन्वर्ट किया, इसलिए वापस से मेरे को समदेशिक और विषमदेशिकता का अंतर समझाना पड़ा। ठीक है, तो शायद हो गया होगा। अब अपने आगे वीडियो में अपने इन दोनों का अंतर देखेंगे, साथ में इसके आगे का जो क्रिस्टल चालक इकाई वगैरह हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखते हो, उसके बाद आपको समझ में आता है नोट साथ साथ बनाओ, और जिसका दिल बड़ा है जो लाइक कर सकता है वो लाइक करेगा, शेयर भी करेगा, उसको कहने की जरूरत भी नहीं होती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।